आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ सुमित्रा साहू। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत या क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। इसके बारे में क्लासिकल थ्योरी की जहाँ तक हम बात करें, इसके बारे में उन्होंने पहले भी डिस्कशन किया है। तो जहाँ भी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के संबंधित या प्रतिष्ठित सिद्धांत की हम बात करेंगे तो लगभग इनकी जो मान्यताएं हैं वो लगभग समान ही थी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्याज के सिद्धांत की। तो ब्याज के निर्धारण के संबंध में क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के क्या विचार थे वो हम यहाँ पर देखेंगे। जो ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत है उसको वास्तविक सिद्धांत भी कहते हैं, रियल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। क्यों ऐसा ये वास्तविक सिद्धांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो सिद्धांत है ब्याज निर्धारण के जो वास्तविक कारक हैं, जैसे कि पूंजी की उत्पादकता, बचत की प्रवृत्ति, इन सारे तत्वों पर निर्भर करता है। इस कारण इसको ब्याज का वास्तविक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें पूंजी की बचत और पूंजी की उत्पादकता द्वारा हम ब्याज दर के निर्धारण को देखते हैं। पूंजी की बचत और पूंजी की उत्पादकता, या हम बात करें पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति, उसके माध्यम से हम ब्याज के निर्धारण को यहाँ देखेंगे। और यहाँ पर हम इस सिद्धांत की जो व्याख्या दो तरीके से करेंगे। पहला, दो भागों में हम डिवाइड करके करेंगे। पहली जो है उसमें ब्याज दर उत्पन्न क्यों हो रहा है उसकी चर्चा करेंगे। दूसरे भाग में हम बात करेंगे कि ब्याज दर का निर्धारण किस प्रकार होता है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं ब्याज क्यों उत्पन्न होता है। व्हाई डज रेट ऑफ इंटरेस्ट अराइज। अब देखो, इससे संबंध में बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत दिए हुए हैं, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे जिन्होंने अलग अलग कारण बताए हैं ब्याज उत्पन्न होने के। जो पहला कारण है वो बताया है कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता के कारण ब्याज उत्पन्न होती है। इसे हमने पूंजी की सीमांत उत्पादकता सिद्धांत कहा है। पूंजी पर ब्याज इसलिए दिया जाता है क्योंकि पूंजी की अपनी उत्पादन शक्ति है। देखो, इसमें ये कहा गया है कि पूंजी पर ब्याज हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पूंजी मतलब जब लगा रहे हैं तो उसकी कुछ उत्पादन शक्ति है, उसके माध्यम से हमारी जो उत्पादन क्षमता है उसमें वृद्धि हो रही है, इस कारण उस पर ब्याज दिया जा रहा है। देखो, पूंजी पर ब्याज इसलिए दिया जाता है क्योंकि पूंजी हम यदि यूज़ कर रहे हैं, पूंजी का मतलब है कि कोई मशीन यदि यूज़ में ली जा रही है तो उसके कारण क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, उत्पादन बढ़ जाएगा, इस कारण हम उस पर अधिक ब्याज देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हमने देखा जैसे हम एक पहले हाथ से सिलाई करते हैं और यदि हम कुछ पूंजी लगाकर, मतलब पैसे से मशीन खरीद ले हम, और मशीन से यदि सिलाई करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जहाँ आप 1 यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे थे, मतलब 1 सूट सिल रहे थे, अब मशीन से आप 3 या 4 सिल सकते हो, तो क्या हो गया, उत्पादन बढ़ गया। तो इस कारण यदि आप पूंजी यदि ले रहे हो, उस मशीन को खरीदने के लिए आप कहीं से पैसा लेके आ रहे हो, तो उसके बदले में आप ब्याज देने के लिए तैयार होते हो कि भाई मैं ब्याज दे दूंगा क्योंकि मेरी उत्पादकता बढ़ रही है तो मुझे उससे लाभ भी मिलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ पूंजी के मांग पक्ष की या ब्याज की मांग पक्ष की ओर ध्यान दिया हुआ है, पूर्ति पक्ष की चर्चा नहीं की है। दूसरा, यहाँ पर सिर्फ ये बताया है कि ब्याज क्यों उत्पन्न होता है, लेकिन ब्याज का निर्धारण कैसे होता है उसकी व्याख्या यहाँ पर नहीं की गई है। ठीक है, अगला जो ऐसा ही है, उपभोग स्थगन तथा प्रतीक्षा सिद्धांत। देखो, इसमें क्या है, अब इसमें ये जो सिद्धांत है ये पूर्ति पक्ष को महत्व देता है। मतलब इसमें हम बता सकते हैं कि इसमें ब्याज के या पूंजी के पूर्ति पक्ष को ज़्यादा महत्व दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि ब्याज इसलिए दिया जा रहा है, ब्याज इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि व्यक्ति को अपने उपभोग का कुछ त्याग करना पड़ता है, तब वो अपनी आय में से कुछ भाग बचा रहा है, और यदि उस बचे हुए भाग को यदि वो किसी को उधार देता है तो उस पर उसको ब्याज मिलना ही चाहिए, क्योंकि उसने क्या किया, अपने उपभोग का त्याग किया है। ठीक है, अब इस पर कार्ल मार्क्स द्वारा सीनियर के इस सिद्धांत पर आपत्ति की गई जो दिया गया था। उन्होंने बोला कि मान लो कोई धनी व्यक्ति है, वो अपनी आय से एक सफिशिएंट लेवल तक अपने उपभोग की आवश्यकता को पूरा कर देता है, उसके बाद यदि उसके पास आय बच रही है तो वो कोई त्याग नहीं कर रहा है, तो फिर उसको ब्याज क्यों मिल रहा है। तो फिर इसका जवाब उन्होंने इस तरह से दिया कि प्रतीक्षा तो करनी पड़ती है, यदि उसको ब्याज क्या है, प्रतीक्षा के फलस्वरूप उसको मिल रहा है, क्योंकि यदि उपभोग की आवश्यकता यदि पूरी हो गई उसके बाद भी यदि वो कुछ पैसा अभी जमा करके रख रहा है तो क्या होगा, उसको कुछ टाइम तक वेट करना पड़ेगा, या अभी उसको खर्च कर सकता है तो उसको फ्यूचर में करना पड़ेगा। तो इस तरह से प्रतीक्षा के कारण उसको ये ब्याज मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने उपभोग स्थगन के रूप में प्रतीक्षा शब्द का प्रयोग किया है।
तो सीनियर के अनुसार जब कोई व्यक्ति रुपया बचाकर किसी को ऋण देता है तो वह कुछ समय तक उसका उपभोग नहीं कर पाता और प्रतीक्षा में रहता है, और इस प्रतीक्षा के त्याग के लिए ही उसे ब्याज मिलता है। अतः मार्शल के अनुसार ब्याज क्या है? प्रतीक्षा का पुरस्कार है। ठीक है, इसमें धनी व्यक्ति भी यदि अपना बचा हुआ धन उधार देता है तो उसे भी प्रतीक्षा का त्याग करना ही होता है, इसलिए उसे ब्याज अवश्य मिलना चाहिए। अतः इस सिद्धांत के अनुसार लोगों को बचत करने और ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज दिया जाता है। ठीक है, ये भी सिद्धांत सिर्फ ये बता रहा है कि ब्याज क्यों दिया जा रहा है या क्यों उत्पन्न हो रहा है, उसका निर्धारण किस तरह से होगा वो इसमें व्याख्या नहीं की गई है। अब जो अगला सिद्धांत है जिसे हम एजियो थ्योरी या ब्याज का बट्टा सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि मनुष्य अपने भावी उपभोग की अपेक्षा वर्तमान उपभोग को अधिक पसंद करते हैं। अर्थात मनुष्य यदि अपनी वर्तमान उपभोग का त्याग कर रहा है तो उसे कुछ मिलना चाहिए, तो इसके बदले में यदि वो कुछ प्राप्त कर रहा है तो वह ब्याज है। ब्याज वह प्रलोभन के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है जो मनुष्य को अपने उपभोग को किसी भविष्य समय तक स्थगित करने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, हम कोई भी व्यक्ति अपना वर्तमान उपभोग क्यों त्यागना चाहेगा? जैसे आपके पास सपोज 200 रुपये हैं और यदि आपके मित्र को 100 रुपये की ज़रूरत है तो आप उन 200 रुपये में से अभी भी कुछ खरीद सकते हो। अब आपका फ्रेंड आपको बोल रहा है कि मैं 100 रुपये आपको अगले महीने दूंगा, तो आप 100 रुपये सेक्रीफाइस कर रहे हो किसी को, तो उसके बदले में आपको कुछ मिलना चाहिए, तभी आप 100 रुपये छोड़ोगे। अब यहाँ पर वर्तमान उपभोग को हम क्यों ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, उसके भी 2 कारण बताए हैं कि क्यों उपभोक्ता या जो व्यक्ति है अपने वर्तमान उपभोग को भविष्य की तुलना में अधिक प्राथमिकता देता है। क्योंकि मनुष्य अपनी भावी आवश्यकताओं की तीव्रता को नहीं जान सकता। अभी देखो, हम बोलते हैं ना आज है जो है कल किसने देखा है, तो वर्तमान की आवश्यकता अधिक तीव्र और प्रबल होती है। द्वितीय, भविष्य क्योंकि पूरा अनिश्चित है, इसलिए मनुष्य अपनी उपभोग की संतुष्टि को अनिश्चित भविष्य में स्थगित करना नहीं चाहता। इस भविष्य के बट्टे के कारण ही मनुष्य को बचत करने और ऋण देने के लिए ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, ये एजियो थ्योरी थी। अगला जो सिद्धांत है फिशर का समय अधिमानता सिद्धांत, टाइम प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ फिशर। इस सिद्धांत के अनुसार समय अधिमानता के कारण दिया जाता है। समय अधिमानता का क्या मतलब है? समय अधिमानता का मतलब है कि एक समान मूल्य वाली या समान निश्चितता की भावी संतुष्टि की अपेक्षा मनुष्य क्या करता है, वर्तमान संतुष्टि को या वर्तमान उपभोग को अधिक मान्यता देता है। हम भविष्य की तुलना में प्रेजेंट को या वर्तमान को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अब जब मनुष्य अपना कुछ पैसा बचाकर ऋण देने के लिए, तभी उसको हम प्रेरित कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को, जब उसको कुछ प्रलोभन दिया जाए। तो ये प्रलोभन ही क्या है? ब्याज है। अतः ब्याज क्या है? वह कीमत है जो मनुष्य द्वारा अपनी आय को वर्तमान उपभोग पर व्यय करने की व्यग्रता को दूर करने के लिए दी जाती है। अर्थात ब्याज इसलिए दिया जाता है कि मनुष्य अपनी वर्तमान संतुष्टि के लिए अधिमानता को त्यागने के लिए राजी हो जाए। ठीक है, जो भी उसकी प्रेजेंट प्रेफरेंस है कि मैं अभी उसको खर्च करूं, अभी जो उसको संतुष्टि मिली है मैं अभी लेना चाहता हूं, उसको वो त्यागने के लिए तभी तैयार होगा जब उसको कुछ प्रलोभन दिया जाएगा ब्याज के रूप में। इस प्रकार इन्होंने ब्याज को क्या माना? समय अधिमानता का परिमाण या परिणाम माना। ठीक है, यदि अधिमानता की दर अधिक है, मान लो किसी की प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो वो उसके लिए ब्याज आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। मतलब कोई व्यक्ति अभी उसकी वर्तमान में अपनी पूंजी का उपभोग करने के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, तो उस व्यक्ति से यदि आपको उधार लेना है तो उसको आपको ज़्यादा ब्याज देने का प्रलोभन देना पड़ेगा, तभी वो आपको उधार देगा। तो ये सीधी सी बात है। तो इन्होंने क्या बताया कि ब्याज क्या है? समय अधिमानता का परिणाम है, और यदि अधिमानता की दर अधिक है तो उसे अधिक ब्याज देना पड़ेगा, और यदि ये कम है तो आपकी ब्याज की दर कम हो सकती है। ठीक है, इस तरह से हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि ब्याज क्यों उत्पन्न होता है, उसके बारे में हमने 3-4 सिद्धांत दिए। उसके उन सब का जो एक कंक्लूज़न हम देखें, यहाँ पर हमने तो उसमें एक हमने बात की कि ब्याज क्यों उत्पन्न हो रहा है? पूंजी की सीमांत उत्पादकता के कारण। पूंजी की खुद में कुछ उत्पादकता है, उसकी कुछ उपयोगिता है, उसके कारण हम उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं, उत्पादन अधिक प्राप्त कर सकते हैं। इस कारण क्या हो रहा है? ब्याज प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अगला हमने इसमें देखा कि ब्याज उपभोग के स्थगन के कारण वर्तमान उपभोग
को त्यागने के फलस्वरूप उपभोक्ता को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। या अभी यदि व्यक्ति अपना कुछ पैसा बचा कर रख रहा है और उसको वो उधार देने के लिए तैयार हो रहा है, तो उसको प्रतीक्षा करनी पड़ रही है कुछ समय के लिए, अपने उपभोग को भविष्य के लिए टालना पड़ रहा है। इस कारण उसको क्या करना पड़ रहा है, ब्याज एक पुरस्कार के रूप में दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की कि ब्याज क्या है, प्रतीक्षा या उपभोग स्थगन का पुरस्कार है। अगली बात की बॉम्बावर्क के द्वारा दिया गया बट्टे सिद्धांत के बारे में। इसमें उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति क्या करता है, वर्तमान उपभोग को भविष्य के उपभोग से ज़्यादा पसंद करता है। तो इस कारण यदि मनुष्य से हमें उसकी जो वर्तमान उपभोग को त्यागने के लिए वो कब तैयार होगा, जब हम उसको कुछ प्रलोभन देंगे। तो उस तरह से उस प्रलोभन को, या उसको क्या कहा उन्होंने, फ्यूचर अंडर एस्टिमेशन के कारण, भविष्य के बट्टे के कारण मनुष्य को बचत करने और ऋण लेने के लिए ब्याज देना पड़ता है। क्योंकि व्यक्ति भविष्य में क्या करता है, अपनी जो है उसकी होने वाली संतुष्टि को अंडर एस्टिमेट करता है, उसकी तीव्रता को नहीं माप सकता। हम वर्तमान की बात करते हैं कि हमें अभी जो क्या संतुष्टि मिल रही है हम उसको देख रहे हैं। इस कारण जो हम व्यक्ति को ब्याज देने की आवश्यकता है यदि हम उससे पूंजी ले रहे हैं या उसका बचा हुआ आय का भाग हम प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो ठीक है, अगला हमने देखा था फिशर का समय अधिमानता सिद्धांत, जिसमें भी यही बात की कि हम टाइम प्रेफरेंस, हम भविष्य की तुलना में वर्तमान को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, वर्तमान उपभोग को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। इसके बदले में व्यक्ति को क्या करना होगा, कुछ प्रलोभन देना होगा, वो उसके कारण या ब्याज की उत्पत्ति हम एक तरह से देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये चारों सिद्धांत जो हमने देखे वो क्या बता रहे हैं कि ब्याज क्यों उत्पन्न होता है। ठीक है, अब अगला जो हम देखेंगे उसमें ब्याज दर के निर्धारण के संबंध में हम बात करेंगे। वो भी प्रतिशत सिद्धांत का ही दूसरा भाग है। हमने दो भागों की बात की। पहले भाग में हमने ये देखा कि ब्याज दर उत्पन्न क्यों हो रही है, जिसका सबने अलग अलग कारण बताया। और अगले भाग में हम ब्याज दर के निर्धारण के बारे में चर्चा करेंगे।